नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है शहजादा, जिसके रचयिता हैं श्री कृष्ण चंद्र जी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। सुधा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाने पकाने में होशियार, सीने पिरोने में ताक और पढ़ने लिखने की शौकीन। मगर न खूबसूरत थी, न अमीर थी और न ही चंचल। दिल को लुभाने वाली कोई बात उसमें न थी। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन से ही अकेले खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती। उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और खुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती, और जब कोई शरारती बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती। रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने ही बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिलवाल मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, सो महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा खाविंद मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में यह ख्याल भी आता था कि मुमकिन है कि कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही क्या पता उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कम गोई का अंदाजा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई बर घेर घार कर ही लाना होगा, मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के बर बड़ा दहेज मांगते थे, और उसकी हैसियत तो ऐसी थी कि वो बड़ा तो क्या, छोटा सा भी दहेज न दे सकता। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देख लो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है, और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी बर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर आया सुधा को देखने, मगर सुधा उसे पसंद ना आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुंह चेचक मारा, ठिगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था, और तो और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहां सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसीलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर यह सुधा के बाप को मालूम न था कि उस बदसूरत ठिगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए, वो इनकार करके चले गए। उन सबकी सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के ख्यालों की उड़ान कितनी ऊंची और वसीय है। अपनी तंगो तारीख से दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को न तो उसका बाप जीवन राम जानता था और ना ही उसकी मां महगी जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी,
मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छिपा रहता है। और ये तो हमारी रिवायत है, क्योंकि अपने मैले कुचले बनिए को देखकर कभी यह एहसास नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसीलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए? शायद लोग उस पर हंसेंगे। और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहनी देख लें तो धक्क से रह जाएं, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इठलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल के रॉकेट जहाज देख लें तो क्या हैरत में ना खो जाएं। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई सलवार और सलवटों वाली स्याह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को भला क्यों देखेंगे? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या हूं? अरे तूने कैसी लड़की जनी है? जीवन राम कभी कभी महगी को सताने लगता। अरे हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है। अरे और तो और उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और ये हमारी एक सुधा। जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। महगी 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखते हुए कहती, उन बच्चियों की बात मत करो। उन बच्चियों का बाप तो सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपये घर लाता है, 400 रुपये। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज है, और कपूर साहब की लड़कियां तो दिन में ही 2 सूट बदल लेती हैं। जीवन राम दांत पीस कर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? इसकी बीवी हर वक्त नुची खसौटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग दहेज में स्कूटर मांगते हैं, आदि आदि। बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का कोई जवाब न मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। एफए पास करा के जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया, यह कहकर कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने अपने साथी तोता राम से कहा, जो कि सेवा मिल वूल क्लॉथ मर्चेंट के यहां नौकर था। वो बड़ी आसानी से यह भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी जबान में कभी कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दा पोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़ों पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। उसने तोता राम से पूछा, तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? हाँ। तोता राम मन की खुशी से चहकते हुए बोला, यही अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवन राम ने मरी हुई आवाज में कहा। अरे हां भाई। तोता राम कोयल की तरह कूकते हुए बोला, अरे उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। कॉलेज का ही लड़का है, बड़ा अमीर है। जब तोता राम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोता राम की आवाज की नकल करते हुए बोला, उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया है। फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से भी ज्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई, क्योंकि सुधा घर में 100 रुपए लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी, और तो और बीए करने का इरादा रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर जीवन राम और महगी ने सुधा के बर के लिए ज्यादा एतिमाद से कोशिश शुरू कर दी थी। वो सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ।
मंगनी की रकम, ब्याह का दहेज, दहेज की नकदी, जहेज का सोना, सारी ही जरूरी बातें तय हो गईं तो मोती, जो कि लड़के का नाम था और वाकई शक्लो सूरत में मोती ही की तरह उजला और खूबसूरत था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघरियाले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती अपनी बहनों के साथ चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सआदतमंदी से रुखसत हो गया। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। इस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और उसका बावकार जिस्म डोलता रहा था और रात भर मोती के हाथों का खफीफ सा लम्स उसकी रूह को गुदगुदाता रहा था। लड़की पसंद नहीं? हाँ? महंगी गुस्से से साग को कड़ाही में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकौड़ी ऐसी नाक नहीं देखता। और उसे अपने हफ्सियों जैसे घुंघराले बाल नहीं दिखे, अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भैंगी थी, सफा भैंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत से तो चूहिया लगती थी, चूहिया। अच्छा ये बताओ, तीसरे के बाल देखे थे तुमने? जैसे बनिया के बोर्ड के फोसड़े। हाँ, बड़े आए, लड़की पसंद नहीं। यह कहकर उसने इतने जोर से कड़ाही में करछी चलाई जैसे उस साग को नहीं, उस लड़के को भून रही हो। सुधा ने महसूस किया कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि सुधा कुछ महसूस ही नहीं करती, बल्कि दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। न किसी से इश्क करे, न किसी को इश्क की तरगीब दे। दिन ब दिन उसकी आंखें मैली, होठ सिकुड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसे देखकर किसी बर्फ खाने का ख्याल होने लगता था। क्लर्क आपस में चिमगोइयां करते हुए कहते, अरे जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत न होगी। इसलिए कि मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती, ये तो किसी को मालूम न हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को अपना दिल दिया था और ये किसी को मालूम न था। होता भी तो कैसे और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और फिर नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी तो कुछ कह भी ना सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवर टाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश गोशा था। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थी, चंद कते थे घास के। उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहां अपेक्षाकृत खामोशी थी। सुधा हर रोज यहां आती थी और आध पौन घंटा अकेले बैठकर ताजा दम होती थी। थोड़े अरसे के लिए अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई कहीं निकल जाती। उसे तन्हाई से डर न लगता था। तन्हाई उसका वाहिद सहारा थी। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। गुंडों से उसे डर न लगता था। जाने उसके शख्सियत में कौन सी ऐसी बात थी कि गुंडे तक भी उसे दूर से ही सूंघ कर चल देते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही,
मगर जब उसकी तकान न गई तो वह उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और फिर आंखें बंद कर ली। तभी अचानक किसी ने उससे कहा, तुम यहां क्यों बैठी हो, वो भी अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था, वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट के साथ। उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। सुधा के हलक में कोई चीज आकर रुकने लगी। वो बोल न सकी। मोती उसके करीब आकर बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से मस हो रही थी। उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने आहिस्ते से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हां के अंदाज में आहिस्ते से सिर हिला दिया और उसके आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है ना? बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मीरा जो मुझे नापसंद कर दिया? कि तुमने मेरे हाथ का फुलका खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया था? तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ स्पाटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो जिंदगी भर तुम्हारे पांव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर काढ़ने वाली थी? तुम तो बस मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग न देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कुंवारे जिस्म को अपने हाथों में लरसते हुए नहीं देखा। तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे, इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सर मोती के कंधे पर था, और मोती अपनी गलती पर नादीम उसके शानों को हौले हौले थपक रहा था। शानों का अर्थ है कंधों को। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची, और जब उसकी मां महगी ने उससे पूछा तो उसने कमाल एला परवाही से कह दिया। कमाल एला का अर्थ है सफाई से या कि हुनर से। वो दफ्तर में देर हो गई थी। फिर पर्स को जोर से झल्लाकर पलंग पर फेंक दिया और इस एतिमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी मां चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। महगी ने अपने होठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने पति की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ मशगूल हो गए। जरूर कोई बात है, और सुधा क्योंकि औरत है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियां बीबी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस सुबह को और तकवीयत पहुंची जब एक लड़का अपनी मां के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की मां महगी की बचपन की सहेली थी, और कैसे कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर महगी ने उसे शीशे में उतारा था, ये सिर्फ महगी ही जानती थी। इसलिए जब इस मौके पर लड़के के बजाय सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो महगी अचंभे में रह गई, फिर उसके दिल में वो शुभा तकवीयत पकड़ता चला गया। जरूर कोई है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान तैयार करने लगी, और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर महगी से सब बात कह देगी, और बुढ़ा जीवन राम
पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर सुधा को घूरेगा। तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे बाला वाला ही अपने लिए बर पसंद कर लिया। निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा। हमारे खानदान की नाक कटाएगी। फिर वो महगी के समझाने बुझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। अब 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और तो और साल गुजर गए। सुधा ने कुछ न बताया। उसकी मां इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से न फूटी। थक हार के उसकी मां ने फिर 2-3 बर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बार जो उसके बाप ने ढूंढा वो एक रंडवे हलवाई का था, जिसकी उम्र 40 को भी पार कर चुकी थी। इस रोज शफक के ढलते हुए सायों में, गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया। अरे पागल, तूने इनकार क्यों कर दिया? पगली, शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, अरे मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसके कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, जैसे हर वक्त मेरी मुट्ठी में। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूं, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे न थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। अब शुरू में ऐसा प्यार भी तो न था, और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की और सुधा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगी। और थोड़ी देर के बाद उसने मोती की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस की और अपनी गर्दन और उसके रुखसार पर उसके बरसते हुए महसूस किए। कल कहाँ मिलोगे? जहां तुम कहो। लवर्स लेन में? हाँ, कौटिल्य में घोड़ों की नुमाइश हो रहे हैं। मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। अच्छा तो फिर ओल्ड हॉल में आदिबों की नुमाइश है? ना बाबा। सुधा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, अच्छा ऐसा करते हैं, कल पिक्चर देखेंगे। बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है। मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी, तुम ठीक 5:45 बजे वहां पहुंच जाना। अरे टिकट मैं खरीद लूंगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं ही दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना। मैं कब मना करती हूं? मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। अब आगे की कहानी सुनने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।